हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री बाय मनोज शर्मा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन की बात करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने होफमान ब्रोमीमाइड न्यूक्लियेशन रिएक्शन को पढ़ा था। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे इसे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो फिजिकल स्टेट के अंदर हम ये देखते हैं कि एमाइन लिक्विड है, सॉलिड है या गैसियस है। तो उसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो हम लिखेंगे लोअर एमाइंस आर गैसियस इन नेचर। जो नीचे की एमाइन होती है वो क्या होती है, नेचर में गैसियस होती हैं और उनकी जो स्मेल होती है फिश के लाइक होती है, फिशी स्मेल होती है, फिश लाइक स्मेल, ठीक है, फिश लाइक स्मेल। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो ये है मोर देन 3 कार्बन। 3 कार्बन से ऊपर की जो एमाइन होती है वो होती है लिक्विड, एंड more than 8 कार्बन, 8 कार्बन के ऊपर की जो एमाइन होती है वो होती है सॉलिड। मोर देन 3 कार्बन होती है लिक्विड और मोर देन 8 कार्बन होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है नेचर के अंदर। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनिलीन is colorless, but in atmospheric oxidation it is colored. एनिलीन है वो कलरलेस होती है, लेकिन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के ऊपर ये क्या हो जाती है, कलर्ड हो जाती है या रंगीन हो जाती है। ये एनिलीन की एक खास बात होती है। तो ये चीज को हम फिजिकल स्टेट के अंदर पढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है सोल्युबिलिटी, और सोल्युबिलिटी के बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सोल्युबिलिटी के बाद में आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपको मैंने एल्कोहल वाले चैप्टर में बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किसके ऊपर करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सोल्युबिलिटी के ऊपर, और सोल्युबिलिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। जो जितने अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उसकी सोल्युबिलिटी उतनी अच्छी होगी, और सोल्युबिलिटी अच्छी होगी तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है वो अच्छा खासा होगा, और अट्रैक्शन अच्छा खासा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। सेकंड जो फैक्टर है वो है सोल्युबिलिटी। ये फर्स्ट फैक्टर है फिजिकल स्टेट, और ये है सेकंड फैक्टर सोल्युबिलिटी। तो इसके अंदर हम जो मेन चीज को क्या लिखेंगे, लोअर एमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू H बॉन्ड। लोअर एमाइन है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, इस वजह से वो क्या है, सोल्यूबल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है प्राइमरी एमीन RNH2, क्लियर, और ये हमारे पास H2OH and then H, क्लियर, या इस तरह से लिखो HOH। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक वीक टाइप का अट्रैक्शन होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। कहने का मतलब इस हाइड्रोजन के दोनों तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप चल रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का सीधा सा मतलब क्या है भाई, यहाँ पर मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके पास में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ये जुड़ा हुआ है, वो उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट करने के ऊपर उस हाइड्रोजन के ऊपर या उस एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव की सपोर्ट करने वाला ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या सेकंड मोर इलेक्ट्रॉन
ग्रुप होना चाहिए। तो ये सेकंड मोलर ग्रुप है, ये इस हाइड्रोजन की सपोर्ट कर रहा है और अपने जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से ये क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो थर्ड फैक्टर जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो फैक्टर है वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सोल्यूबिलिटी के ऊपर। और सोल्यूबिलिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। तो एक बार के लिए मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता देता हूं। एमाइन में हमें कंपैरिजन किसके अंदर करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एमाइन होती है उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है प्राइमरी एमाइन का, प्राइमरी एमाइन, उसके बाद सेकेंडरी एमाइन और उसके बाद टर्शियरी एमाइन। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये ऑर्डर रहता है इनका। तो एक बार के लिए मैं आपको ये ऑर्डर बता देता हूँ, ऑर्डर को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसका रीजन भी बताता हूँ आपको। हमारे पास देखो क्या है, प्राइमरी एमाइन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है देखो RNH2। तो यहाँ पर क्या करेगा ये, अगर एमाइन है तो बेसिक होती है, नीचे में आपको पता है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि ये H2 के साथ में रिएक्शन करता है और H2 है वो ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, H पॉजिटिव के सपोर्ट के होता है तो RNH3 पॉजिटिव हो जाता है एक्वस मीडियम में सोल्यूबल करने के बाद। उसके बाद ये 3 प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है कि ये मेरे पास 1 डिग्री, सेकंड है मेरे पास 2 डिग्री RNHR। इसके रिएक्शन में एक्वस मीडियम में होगा H2 के साथ में, यहाँ पर ये होगा RNH2 पॉजिटिव एंड देन R, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, आपको पता है। अगर चौथा बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर ये एक हाइड्रोजन को और ऐड करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, 3 डिग्री की, तो इसके ऊपर सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बने, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर बने, कितने बने, 3 बने। उसके बाद इसमें और उसके बाद इसमें। अब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर बने तो इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इसकी सोल्यूबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अपन रीजन क्या बताएंगे, जो प्राइमरी एमाइन है वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से उसकी सोल्यूबिलिटी अच्छी खासी होती है, इसकी सोल्यूबिलिटी अच्छी खासी होती है। तो इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, जिससे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बात करते हैं एमाइन के बेसिक नेचर की। एमाइन की बेसिसिटी के बारे में हम बात करेंगे। बेसिक नेचर ऑफ एमाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आता है एमाइन की बेसिसिटी के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसे।
ऑर्डर में अरेंज करो। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ बेसिक नेचर ऑफ एमाइन के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल एमाइन्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। सभी एमाइन है वो नेचर में क्या है, बेसिक है। क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, यहां पर नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दे एक्ट एज ए लुईस बेस, दे एक्ट एज ए लुईस बेस। मैंने आपको लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में बताया था। तो लुईस एसिड क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होते हैं। कोई भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, उसे तो हम लुईस बेस कहते हैं, और जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ना, उसे हम लुईस कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो लुईस बेस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होते हैं लुईस बेस के द्वारा। क्लियर है ये चीज। तो सभी एमाइन क्या है, नेचर में बेसिक है, क्योंकि इनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन एटम के ऊपर, इस वजह से ये क्या है, लुईस बेस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है RnH2, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं H2O के साथ में, और H2O का काम क्या होता है, H पॉजिटिव एंड देन OH नेगेटिव आयन डोनेट करना। नाइट्रोजन के लोन पेयर किसकी सपोर्ट करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कंडीशन बनेगी कुछ यूं, RnH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस OH नेगेटिव। तो एमाइन क्या है, नेचर में बेसिक होती है। अब हम बात करेंगे इनकी बेसिसिटी की। तो इनकी बेसिसिटी है उसको सीधा भी अरेंज करवा दिया जाता है, बता दिया जाता है, लेकिन अपन उसको सीधा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उनको फैक्टर वाइज। एमीन की बेसिसिटी का ऑर्डर देखने के लिए हमें अलग अलग फैक्टर पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हम 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर को वेरी करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस फैक्टर के अकॉर्डिंग एमीन की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई प्लस आई इफेक्ट की वजह से एमीन की बेसिसिटी का ऑर्डर कुछ अलग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड या सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग या उस फैक्टर के अकॉर्डिंग इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर कुछ अलग रहता है। उसके बाद जैसे अपन देखते हैं अपना इंडक्टिव इफेक्ट की बात आ गई और सॉल्वेशन की बात आ गई, और अपन उसको बोलते हैं क्राउडीनेस या स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहता है। तो ये तीनों फैक्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे और इनसे हमें ये पता चलेगा कि एमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहता है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और आते हैं, जैसे मान लो C2H5 का केस आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको कैसे अरेंज करें। अगर मान लो CH3 हमें मिल गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर क्या मानें। तो ये 5 पॉइंट पढ़ने के बाद में आपका NCERT का एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आपको ये ऑर्डर नहीं आता। और ऑर्डर का एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन में डालता है बच्चों को कि किसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर हम क्या मानें। तो सबसे पहले हम ऑर्डर पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। मेरे पास 3 प्रकार की एमाइन है। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन को अपन 1 डिग्री एमाइन भी बोल सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या है, सेकेंडरी एमाइन, इसको हम 2 डिग्री एमाइन भी बोल सकते हैं।
और उसके बाद मेरे पास क्या है टर्शियरी एमाइन, और टर्शियरी एमाइन को हम 3 डिग्री एमाइन भी बोल सकते हैं, ये चीज क्लियर। अब देखो प्राइमरी एमाइन की जब अपन बात कर रहे होते हैं तो कंडीशन होती है कुछ यूं RNH2, ये हमारा प्राइमरी एमाइन है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी एमाइन की हम बात करते हैं तो मेरे पास है RNHMnR और इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। और टर्शियरी एमाइन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहां पर तीनों साइड इनके एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर इस नाइट्रोजन की सपोर्ट करने वाला एक एल्किल ग्रुप है, कहने का मतलब एक एल्किल ग्रुप से यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस ग्रुप से यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहां पर देखो दो एल्किल ग्रुप से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो रही है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो रही है। और यहां पर देखो तीन एल्किल ग्रुप से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो रही है। अब नाइट्रोजन के ऊपर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो उतना अच्छे से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा। मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन के ऊपर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 3 डिग्री पे, क्योंकि यहां पर तीन तरीके से क्या लगा है, यहां से प्लस आई लग रहा है, यहां से प्लस आई लग रहा है, और यहां पर देखो तीन जगह से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और तीन जगह से प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, और इसलिए ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये क्या है, सबसे अच्छा बेस है, क्या सबसे अच्छा नेचर में क्या है, बेसिक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर रहेगा वो आपको पता है, सबसे पहले 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। अब हम बात करेंगे सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस की। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, क्लियर। अब देखो हम बात करेंगे सॉल्वेशन की। सॉल्वेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि सोल्यूबल है या नहीं है, और सोल्यूबल कब होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्वेशन की, ठीक है, सॉल्वेशन। यहां पर मैं प्राइमरी एंगल लेता हूं, सीधा लिख देता हूं 1 डिग्री, और यहां लिख देता हूं मैं 2 डिग्री, और यहां लिख देता हूं मैं 3 डिग्री। मैंने 1 डिग्री में क्या किया था, देखो मैंने बताया था कि ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होती हैं और इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब मेरे पास था RNH2 और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई थी H2O के साथ में, और नाइट्रोजन के लोन पेयर ने सपोर्ट की थी इस हाइड्रोजन की, तो यहां पर बना था RNH3 पॉजिटिव, यस और नो। प्राइमरी एंगल के अंदर हमारे पास क्या बना था, RNH3 पॉजिटिव। तो देखो यहां पर तीन अलग-अलग हाइड्रोजन हो गए, मैं ये लिख रहा हूं सीधा प्राइमरी एंगल के अंदर, ठीक है, RNH3 और इसके ऊपर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। इसी प्रकार एक्वस मीडियम में ये क्या होगा, RNH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव, क्लियर। और बिल्कुल इसी प्रकार ये क्या होगा, RNR और उसके साथ में क्या होगा, H होगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव। यहां पर देखो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तीन H बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ 2 H बॉन्ड बन रहे हैं, और यहां पर देखो सिर्फ सिंगल H बॉन्ड बन रहे हैं, क्लियर। यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पर सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने आपको बताया था जितने ज्यादा H बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो उतना ही अच्छे से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा तो उतना ही अच्छा क्या है, नेचर में बेसिक। कहने का मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं बेसिसिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तो कोई कंपाउंड स्टेबल है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा तो सबसे अच्छा बेसिक ये होगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग कोई बेसिक नेचर पूछे तो हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग। थर्ड और जो लास्ट इसमें फैक्टर बचा है वो बचा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है। तो इस टॉपिक को भी आप गौर से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। थर्ड जो फैक्टर है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब सीधे से आप ये बोलो क्राउडीनेस या भीड़। स्टेरिक हिंड्रेंस का सीधा सा मतलब दिमाग में आप यही सेट रखो कि क्राउडीनेस को स्टेरिक हिंड्रेंस बोला जाता है या भीड़ को स्टेरिक हिंड्रेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या रहेगा, देखो आपको बता देता हूं। स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के। वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के। कौन, स्टेरिक हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। इस चीज को आप गौर से सुनेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के। अब किस प्रकार से होता है उसे हम ध्यान से देखेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, एक बार के लिए आप सिर्फ इतना ही देखो कि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास प्राइमरी एमाइन है, यहाँ मेरे पास क्या है, प्राइमरी एमाइन, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 डिग्री एमाइन भी बोल सकता हूँ। यहाँ मेरे पास क्या है, सेकेंडरी एमाइन, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 डिग्री बोल सकता हूँ। और यहाँ मेरे पास क्या है, टर्सरी एमाइन, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 डिग्री बोल सकता हूँ। तो इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, गौर से सुनेंगे इस बात को जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो गौर से देखो आप इसको। प्राइमरी एमाइन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है RnH2, क्लियर, और इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी का RnHR और इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टर्सरी का RnR और R इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि एल्किल चेन जितनी ज्यादा जुड़ी हुई है उसका स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही ज्यादा है। यहाँ पर 3 एल्किल चेन जुड़ी हुई है, यहाँ पर 2 एल्किल चेन जुड़ी हुई है, यहाँ पर सिंगल एल्किल चेन जुड़ी हुई है। तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इसका है, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इसका है। भाई कहने का मतलब इसको भीड़ ने चारों तरफ से घेर रखा है। इस 3 डिग्री को क्राउडीनेस ने स्टेरिक हिंड्रेंस ने चारों तरफ से घेर रखा है, तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। अगर ये अकेला आराम से बैठा है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट आसानी से कर सकता है। अगर इसके चारों तरफ भीड़ आ जाए बहुत ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा तो ये अच्छा बेस नहीं। तो मैंने क्या बताया, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उसकी बेसिसिटी उतनी ही कम। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा इसका है और सबसे कम इसका है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्लियर है। तो हमने 3 अलग-अलग फैक्टर पढ़े हैं बेसिसिटी को देखने के लिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर प्लस साइन इफेक्ट की वजह से क्या ऑर्डर रहता है। उसके बाद मैंने पढ़ा था अपना जो सॉल्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर क्या रहता है, ऑर्डर हमने पढ़ा था अपना जो स्टेरिक हिंड्रेंस है उसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर क्या रहता है। लेकिन कुछ एक चीजें होती हैं उसमें एल्काइल चेन के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। कुछ एक कंडीशन बुक में एनसीईआरटी में ऐसी हमारे गिवन है जहां पर एल्काइल चेन की वजह से भी ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो 2 छोटे से फैक्टर
और हैं वो आपको याद रखनी है, उनकी मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको एल्काइल चेन गिवन हो, इफ एल्काइल चेन, तो एल्काइल चेन में आपको गिवन हो C2H5, जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से सुनेंगे। C2H5 अगर गिवन हो तो आप एक ट्रिक याद रखो, 2 3 1। अगर आपको CH3 गिवन हो मिथाइल, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है 2 1 3। इससे आपकी बात बन जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखिए कैसे, मान लो मेरे पास है C2H5, C2H5NH2, तो ये तो क्या है, प्राइमरी है भाई। इसमें मैं सेकेंडरी लेता हूं C2H5NH, C2H5 जो क्या सेकेंडरी है भाई। और यहां पर मैं टर्सरी लेता हूं C2H5N, C2H5, यहां पर भी C2H5, उसके ऊपर N। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऑर्डर रहेगा पहले 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 4 डिग्री। पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। आगे बात समझ में। अगर मान लो CH3 आ जाता है, जैसे CH3NH2 और CH3NHCH3 और CH3NCH3, तो यहाँ पर टोटल ये रहेगा 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री। तो देखो यहाँ का जो ऑर्डर है वो आपको ऐसे अरेंज करना है। सबसे पहले 2 डिग्री, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ C2H5, उसकी ट्वाइस और NH पहले ये, उसके बाद 3 डिग्री C2H5 और इसकी ट्वाइस और फिर सिर्फ N, और उसके बाद C2H5NH2। तो इथाइल के केस में या C2H5 के केस में आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, और CH3 के केस में आपको पहले 2 डिग्री लेना है, तो CH3 ट्वाइस साथ में NH, उसके बाद 1 डिग्री में कौन आता है CH3NH2, और उसके बाद 3 डिग्री में कौन आता है CH3 और उसकी ट्वाइस और सिर्फ N। तो CH3 के केस में आपको ये वाला ऑर्डर ध्यान में रखना है। इन ट्रिक की वजह से या इन ट्रिक से आपकी सारी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इन दोनों बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर एल्काइल चेन गिवन है तो एमीन की बेसिसिटी के ऑर्डर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम पढ़ेंगे। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Comparison between ammonia and aniline. Comparison between ammonia and aniline. एनिलीन और अमोनिया में से कौन अच्छा बेस है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरे पास है अमोनिया जिसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और ये मेरे पास है एनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं एनिलीन। क्वेश्चन ये पूछा है इन दोनों में से अच्छा बेस कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, अच्छा बेस कौन है। तो यहाँ पर अमोनिया है वो अच्छा बेस है इन दोनों में से। अमोनिया है वो अच्छा बेस है इन दोनों में से। अमोनिया इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता।
अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि एनिलीन के अंदर पाया जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाते हैं, तो आसानी से डोनेट नहीं हो पाते। तो देखो यहां पर मैं रेजोनेंस बना रहा हूं एनिलीन, रेजोनेंस इन एनिलीन, ठीक है। ये मेरे पास है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ, तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो इसको निकलना होगा, क्योंकि ये पास पास में नहीं होते, ये अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, एक छोड़कर एक, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ निकलेगा। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। के पहले बता चुका हूं मैं, जहां तीन का निशान वहां नेगेटिव चार्ज। अब देखो फर्स्ट रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो हमारी क्या बनेगी? यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ऊपर NH2, और नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, डोनेट किया, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा होना है? पॉजिटिव। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाला निकल लेगा, पास पास में नहीं हो सकते, और जहां तीर का निशान जाएगा वहां कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनेगी कुछ यूं। अब आमने सामने बॉन्ड हो गए, ऊपर कंडीशन हुई है NH2 और उसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, क्लियर। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो ये निकलेगा। अब नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो देखो एक तो ये, एक ये, और यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखिए, ये नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड वापस निकल लेगा। और लास्ट तक में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो देखो एनिलीन से वापस क्या बन गया? एनिलीन, और इसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अच्छा बेस कौन होता था? अच्छा बेस वो होता था जो इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। लेकिन यहाँ पर एनिलीन जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिजी रख रहा है इसमें रेजोनेंस के अंदर, तो ये इजीली डोनेट नहीं कर सकता। तो अमोनिया के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इजीली बड़े हैं, तो ये आसानी से डोनेट हो सकते हैं। तो ये क्या है? मोर बेसिक, इसमें रेजोनेंस होता है, इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी अच्छी खासी बनती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका अपन रीजन देंगे ड्यू टू रेजोनेंस इट इज लेस बेसिक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।